नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके जो यूनिट नंबर 2 हमारी चल रही थी बॉटनी की। ठीक है, उसका हम 8वां चैप्टर कर रहे थे, उसके आगे बात हम करेंगे। हमने अब तक 8 नंबर चैप्टर में पादपों में खनिज पोषण वाले चैप्टर के अंदर हमने विभिन्न अनिवार्य पोषक तत्व जिनकी संख्या 17 थी, उनके हमने क्रम से बात की कि क्या वो होते हैं और उनसे उनकी कमी से क्या प्रभाव पादप पे पड़ता है। आज हम इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर को पूरा करेंगे, अंतिम टॉपिक रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अनिवार्य पोषक तत्व हमने पढ़ लिए। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी कमी से जो है वो ये निम्न प्रकार से जो रोग है वो हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें अग्रस्त कलिका, जो आगे की जो कलिका होती है उसमें अगर न्यूनता के लक्षण होते हैं या उसके अंदर न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम और बोरॉन की वजह से। किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम और बोरॉन की वजह से। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, अगर प्रथम तरुण पर्णों में, कौन सी पर्णों में? प्रथम तरुण पर्णों में अगर लक्षण उत्पन्न होते हैं न्यूनता के तो उसे बोलते हैं असंचरणशील तत्व। वो कौन से तत्व होते हैं जिनकी कमी से प्रथम तरुण पर्णों में क्या हो जाती है, जो न्यूनता है या रोग है वो उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे तत्व असंचरणशील तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, सल्फर है, आयरन है और मैग्नीज है। ये जो तत्व हैं इनको असंचरणशील तत्व कहा जाता है, जो प्रथम तरुण पर्णों में न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में संचरणशील तत्व। ये जो संचरणशील तत्व होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रथम पुरानी पर्णों में लक्षण उत्पन्न करते हैं। किसमें? प्रथम पुरानी पर्णों में न्यूनता के लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? संचरणशील तत्व कहलाते हैं। बिल्कुल इजी है। और फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो नाइट्रोजन, जो फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और मोलिब्डेनम, ये क्या है? संचरणशील तत्व है। तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि असंचरणशील तत्व व संचरणशील तत्व कौन से होते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। असंचरणशील तत्व वे होते हैं जो प्रथम तरुण पर्णों में न्यूनता प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, सल्फर, आयरन और मैग्नीज। ऐसे ही अगर प्रथम पुरानी पर्णों में लक्षण उत्पन्न होंगे तो वो संचरणशील तत्व कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें NPK, Mg, Zn और MO, ये थे हमारे तत्व। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि। खनिज लवणों के अवशोषण की क्रियाविधि, हम एब्जॉर्प्शन की जो मेथड है खनिज लवणों के अंदर उसकी बात करेंगे। इसमें प्रमुख अगर हम बात करें तो 2 प्रक्रियाओं से ये होती है। कितनी प्रक्रियाओं से? 2 प्रक्रियाओं से। लेकिन उससे पहले खनिज लवण जो है वो अवशोषण किस प्रकार से करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहती है कि हमने जल अवशोषण की बात कर ली थी। मिट्टी के द्वारा जल का अवशोषण हो जाता है, उसी प्रकार से मिट्टी से ही जो खनिज पोषक तत्व है वो ग्रहण किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण जो है वो मृदा से आयनों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? आयनों के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसके रूप में होता है? आयनों के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आयनों के रूप में ये जड़ में जाएगा। किस में जाएगा? रूट्स के अंदर जाता है। और जड़ में जाने के बाद जड़ के 2 क्षेत्र विभजोतक, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं विभाजनशील होती हैं और दीर्घीकरण वृद्धि करने वाले क्षेत्रों से होता हुआ ये पादपों में प्रवेश करता है। खनिज लवणों का अवशोषण मिट्टी से आयनों के रूप में होता है, आयन के रूप में होता है और जड़ के
विभोजक व दीर्घीकरण क्षेत्र से होता हुआ पादप में पहुंचता है। पहले माना जाता था कि जल के साथ ही खनिज लवण अवशोषित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जल के साथ खनिज लवण है वो अवशोषित नहीं होते हैं। इस प्रक्रिया में खनिज लवणों के अवशोषण की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो उपापचय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एटीपी, उपापचय, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उपापचय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसका? उपापचय ऊर्जा का। और ये खनिज लवणों की अवशोषणी क्रिया है, ये सक्रिय प्रोसेस होती है। ऐसी एक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, ये इसकी बात थी। अब खनिज लवणों की जो अवशोषण की प्रक्रिया है वो दो भागों में बंटी हुई है। कितने भागों में? दो भागों में बंटी हुई है। एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन और दूसरा जो है डीएक्टिव। ठीक है, एक नंबर तो है सक्रिय खनिज अवशोषण और दूसरी है निष्क्रिय खनिज अवशोषण। ठीक है, इन दोनों की हम बात करेंगे। इनमें भी वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार थे, दो तीन विचार थे, उनकी हम विस्तार से बात अभी करने वाले हैं। सबसे पहले हम निष्क्रिय खनिज अवशोषण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? निष्क्रिय खनिज अवशोषण की बात कर लेते हैं। देखिए, निष्क्रिय खनिज अवशोषण में क्या होता है, इसमें इस प्रकार के अवशोषण में जो आयन हैं, क्या होते हैं? आयन होते हैं, उनके विद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर, उनके किसके आधार पर? विद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर कोशिका से, किसे? कोशिका से बिना ऊर्जा खर्च किए हुए आगे वाली कोशिका में क्या हो जाता है? स्थानांतरण हो जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। निष्क्रिय खनिज अवशोषण में उनके जो आयन है उनकी विद्युत रासायनिक प्रवणता के आधार पर कोशिका से बिना ऊर्जा खर्च किए हुए आगे वाली कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? निष्क्रिय खनिज अवशोषण कहा जाता है। इस आधार पर तीन विचार रखे गए। कितने विचार रखे गए? 3 विचार रखे गए। पहला विचार जो था वो था संहति प्रवाह परिकल्पना। पहला कौन सा है? संहति प्रवाह परिकल्पना। देखिए, संहति प्रवाह परिकल्पना के अंदर अगर बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव, हमने बात की थी जल अवशोषण के अंदर, वाष्पोत्सर्जन आकर्षण खिंचाव के प्रभाव के कारण तथा जल के मात्रात्मक प्रभाव के साथ क्या होता है? जड़ के द्वारा जो है वो आयन ग्रहण कर लिए जाते हैं। जड़ के द्वारा क्या ग्रहण कर लिए जाते हैं? आयन जो है वो ग्रहण कर लिए जाते हैं। भाई, इस सिद्धांत के अनुसार, परिभाषा आपको जैसे बताऊं तो इस सिद्धांत के अनुसार वाष्पोत्सर्जन आकर्षण या खिंचाव के प्रभाव के कारण जल के मात्रात्मक प्रवाह के साथ जड़ के द्वारा आयनों को ग्रहण कर लिया जाता है, जिसे संहति प्रवाह परिकल्पना कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल सी ये प्रोसेस है। आप इस प्रकार से भी वीडियो को रोक कर ये लिख सकते हो, क्योंकि मैंने नोट्स के अंदर इस प्रकार से नहीं बनाया है, तो आप इनको इस प्रकार से शॉर्ट में भी याद रख सकते हो। इसके बाद में 2 नंबर बात करते हैं आयन विनिमय सिद्धांत। आयन विनिमय सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया कि जड़ की सतह, किसकी सतह? जड़ की सतह और बाह्य घोल जिसमें से खनिज लवण आने हैं, जड़ की सतह और बाह्य घोल, ठीक है, इनके बीच में निश्चित संख्या में जो धनायन और ऋणायन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, इनके विनिमय की क्रिया को क्या कहा जाता है? आयन विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयन विनिमय कहा जाता है। फिर से सुनो, जड़ की सतह और बाह्य घोल के बीच में निश्चित संख्या में धनायन और ऋणायन के विनिमय को क्या कहा जाता है? आयन विनिमय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो है, हमेशा ही धनायन के साथ विनिमय करता है। किसके साथ करता है? धनायन के साथ विनिमय करता है, और ऋणायन जो है वो ऋणायन के साथ विनिमय करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसमें प्रवाह कैसे होगा, तो जो जड़ की सतह है वो
धनावेश उस पर अवशोषित हो जाते हैं। जड़ की सतह पर क्या अवशोषित होते हैं? धनावेश अवशोषित हो जाते हैं और उनका कोशिकाओं में जो स्थानांतरण है, उनका कोशिका में स्थानांतरण है वो डीएक्टिव डिफ्यूजन या निष्क्रिय विसरण द्वारा कर दिया जाता है या हो जाता है। इस प्रकार के सिद्धांत को आयन विनिमय सिद्धांत कहा जाता है। आयन विनिमय सिद्धांत जड़ की सतह तथा बाह्य घोल के बीच निश्चित संख्या में ऋणायन और धनायनों के विनिमय को क्या कहा जाता है? आयन विनिमय कहा जाता है। हमेशा ही आयन विनिमय जो है धनायन का धनायन के साथ और ऋणायन का ऋणायन के साथ होता है। बात करें तो जड़ की सतह पर जो धनायन है वो अवशोषित हो जाते हैं, बाद में उनको कोशिकाओं में स्थानांतरण जो है वो डीएक्टिव डिफ्यूजन या निष्क्रिय विसरण द्वारा कर दिया जाता है। इसके बाद में देखिए 3 नंबर जो है वो है डोनन साम्यावस्था सिद्धांत। डोनन साम्यावस्था सिद्धांत, इस सिद्धांत की बात करते हैं तो डोनन नाम का वैज्ञानिक था। कौन था? डोनन। ठीक है, डोनन नाम का वैज्ञानिक था। इसने 1927 के अंदर 1957 के अंदर यह सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1927 के अंदर दिया था। और इन्होंने बताया था कि ये जो सिद्धांत है ये जो सिद्धांत है ये स्थिर आयनों के प्रवाह पर, किस पे? स्थिर आयनों के प्रवाह पर आधारित है। स्थिर आयनों के प्रवाह पर आधारित है। ठीक है, इनका कहना यह था कि ये कोशिकाओं में सांद्रता प्रवणता के विरोध तत्व एकत्रित करने की क्रिया जो है वो इसी सिद्धांत के अनुसार होती है। क्या? कोशिका में सांद्रता प्रवणता के विरोध तत्वों को एकत्रित करने की प्रक्रिया इसके अंदर होती है। ठीक है, अब हमारा 2 नंबर जो था वो था सक्रिय खनिज अवशोषण। सक्रिय खनिज अवशोषण की बात करते हैं तो सक्रिय वो निष्क्रिय था, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले बताया था मैंने, उसमें क्या नहीं थी आवश्यकता? ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके अंदर उपापचय ऊर्जा एटीपी के रूप में आवश्यकता होती है। तो इसमें होता क्या है? इसमें सक्रिय अवशोषण कहते किसे हैं? उपापचय ऊर्जा के सहयोग से। किसके? कौन सी ऊर्जा के सहयोग से? उपापचय ऊर्जा के सहयोग से। और वो उपापचय ऊर्जा होगी एटीपी। उपापचय ऊर्जा के सहयोग से वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध, वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का विसरण ही क्या कहलाता है? सक्रिय अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? सक्रिय अवशोषण कहलाता है। उपापचय ऊर्जा के सहयोग से वैद्युत रासायनिक विभव के विरुद्ध आयनों का विसरण सक्रिय अवशोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये सक्रिय अवशोषण हमारा हो गया है। इस पे वैज्ञानिकों ने 3 विचार रखे थे। कितने विचार? 3 विचार रखे। पहला जो था वो वाहक संकल्पना। पहला कौन सा है? वाहक संकल्पना। ठीक है, इसकी वाहक संकल्पना की बात करते हैं। सबसे पहले वाहक संकल्पना के अंदर बाह्य स्थान और आंतरिक स्थान। ठीक है, और बाह्य से किस में प्रवेश करेंगे? जो खनिज लवण आंतरिक में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम आंतरिक दिक् स्थान की बात करते हैं। कोशिका या किसी भी कोशिका या उत्तक का वह भाग, आंतरिक दिक् स्थापन की परिभाषा देखो, कोशिका या उत्तक का वह भाग जिसमें आयनों का अवशोषण, किसका अवशोषण? आयन, क्योंकि आयनों के रूप में होता है। आयनों का अवशोषण उपापचय ऊर्जा के प्रयोग से होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक दिक् स्थापन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आयनों का अवशोषण हो चुका है, किसके माध्यम से? उपापचय ऊर्जा के प्रयोग से, लेकिन आयनों का विनिमय नहीं होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्या नहीं होता है? आयनों का जो विनिमय है वो नहीं होता है। ठीक है, और समतंत्रता पूर्वक विसरण द्वारा ये क्या करते हैं? एक जो दूसरी कोशिका उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो आंतरिक दिक् स्थापन की परिभाषा आपको बता दी। अब देखिए होता किस प्रकार से है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें, बाह्य दिक् स्थान और आंतरिक दिक् स्थान के मध्य भाग जो होता है वो आयनों के लिए पारगम्य नहीं होता है, अर्थात अपारगम्य होता है।
बाह्य दिक्स्थान और आंतरिक दिक्स्थान, मान लीजिए ये इधर बाह्य है और ये इधर आंतरिक है, तो ये बीच का जो भाग होता है ये जो आयन है उनके लिए पारगम्य नहीं होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस आधार पर वैज्ञानिक थे वॉन डेन होनल्ट, कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने वाहक संकल्पना प्रतिपादित की? वॉन डेन होनल्ट ने क्या बताया कि आयन वाहकों की सहायता से, किसकी सहायता से? वाहकों की सहायता से जो बाह्य दिक् स्थान है उसमें संयोजित हो जाते हैं। आयन जो है अपारगम्य होती है ये, इसके विरोध, इस विरोध क्षेत्र के अंदर, इस अपारगम्य क्षेत्र के विरोध में क्या करते हैं, जो आयन है वो वाहकों की सहायता से बाह्य दिक् स्थान में संयोजित हो जाते हैं और बाद में इनको आंतरिक दिक् स्थान के अंदर क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। इसे वाहक संकल्पना बोला जाता है और ये वॉन डेन होनल्ट द्वारा दी गई थी। ये तो हमारी बात हो गई। अब इसमें 3 मुख्य बातें होती हैं जो आपको मैं बताता हूँ, देखिए कौन कौन सी हैं, उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो कौन कौन सी हैं देखिए। सबसे पहले क्या होता है इस क्रिया में, 1 नंबर अगर हम बात करें तो क्या होता है, वाहक होता है। वाहक ऊर्जा ग्रहण करेगा, कौन सी? एटीपी ऊर्जा ग्रहण करेगा। कौन सी ऊर्जा ग्रहण करेगा? एटीपी, जिससे बनेगा, ये टूट जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर बदल जाएगी। प्लस साथ में ये वाहक जो होते हैं ये सहक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा मिलने पर वाहक क्या हो जाते हैं? सहक्रिय हो जाते हैं। 1 नंबर तो मुख्य बात ये है। 2 नंबर, अब ये जो सहक्रिय वाहक है, अगर हम बात करें किसकी, सहक्रिय वाहक की अगर बात करते हैं तो ये आयनों के साथ मिलते हैं। किसके साथ मिलते हैं? आयनों के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं? ये सहक्रिय वाहक आयन सहमिश्रण बनाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो वाहक आयन सहमिश्रण, ये बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स बन गया वाहक और आयन का, ये बनाते हैं। 3 नंबर क्या होगा? वाहक आयन सहमिश्रण। 3 नंबर कंडीशन में क्या होगा देखिए, वाहक आयन सहमिश्रण जो है ये क्या करेंगे, निष्क्रिय वाहक में बदल, वाहक तो निष्क्रिय हो जाएंगे, वाहक क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, और जो आयनों के रूप में खनिज पोषण तत्व है वो आगे किस में पहुंच जाएंगे? पादप के अंदर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से भी आप वाहक संकल्पना है उसको समझ सकते हो। सबसे पहले क्या हुआ, वाहक था वो एटीपी ऊर्जा ग्रहण की उसने, एटीपी ऊर्जा ग्रहण करने के बाद ये एडीपी में टूट गया और ये वाहक क्या हो गया? सहक्रिय हो गया। ठीक है, सहक्रिय वाहक अब किससे मिलेगा? आयन से मिलेगा। किससे मिलेगा? आयन से मिलेगा। आयन से मिलने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे वाहक आयन सहमिश्रण बोला जाता है। ये वाहक आयन सहमिश्रण के माध्यम से लास्ट में आयन तो प्रवेश कर जाते हैं अंदर और वाहक जो है वो क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 2 नंबर जो है वो है आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। ये इंपॉर्टेंट है, आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना। ये जो संकल्पना है ये लुंडेगार्थ एवं ब्रस्ट्रोम ने दी थी 1933 में। लुंडेगार्थ एवं ब्रस्ट्रोम ने कब दी थी? 1933 में दी। इन दोनों विद्वानों के अनुसार इन्होंने बताया कि पौधे में श्वसन दर व ऋणायनों के अवशोषण में सीधा संबंध होता है। इनका क्या कहना था कि पौधों में जो रेस्पिरेटरी रेट है और साथ में जो ऋणायनों के अवशोषण है उनमें सीधा संबंध होता है, केवल ऋणायनों में। ठीक है ना, यहाँ पर ऋणायन व धनायन की प्रक्रिया भिन्न है, इसीलिए मैंने आयन नहीं लिखा, ऋणायन लिखा है, क्योंकि श्वसन दर और ऋणायन के अवशोषण के में सीधा संबंध है। ये इन लुंडेगार्थ और ब्रस्ट्रोम ने 1933 में बताया था। ठीक है, और ऋणायन और धनायन की प्रक्रिया क्या होती है? भिन्न होती है। इनका कहना था कि जो ऋणायन जो भी हैं खनिज तत्व है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, जो भी है ऋणायन जो है, ठीक है ना, ऋणायन जो है वो साइटोक्रोमों के द्वारा, किसके द्वारा? साइटोक्रोम,
साइटोक्रोम जो है ये हिम के यौगिकों से बने प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रेनाइनों का जो प्रवाह है वो साइटोक्रोम के द्वारा होता है। जैसे मान लीजिए ये बाह्य सतह हो गई, इधर वाली बाह्य सतह, ये बीच में कोई अवरोधक झिल्ली है, ठीक है, और ये आंतरिक क्या है, सतह है। इस पे हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं रेनाइनों की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले रेनाइन, बाह्य सतह में रेनाइन है, ठीक है भाई, बाह्य सतह में रेनाइन है। अब ये इस झिल्ली से यहाँ तक आएंगे तो ये किसके माध्यम से आते हैं? साइटोक्रोम के माध्यम से आते हैं। ये बात ही आपको समझनी है। किसके माध्यम से आते हैं? साइटोक्रोम द्वारा ये इस आंतरिक झिल्ली में जो आपके रेनाइन हैं वो प्रवेश कर जाते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर हम दनाइन की बात करें तो दनाइन का इस संकल्पना से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दनाइन की बात करें तो वो निष्क्रिय प्रवाह द्वारा, किसके द्वारा? निष्क्रिय प्रवाह द्वारा आसानी से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? इस आंतरिक जो सतह है उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए जो रेनाइनों का जो प्रवाह है वो साइटोक्रोम द्वारा होता है, इसलिए इस परिकल्पना को आयन पंप या साइटोक्रोम पंप संकल्पना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में तीसरी सक्रिय खनिज अवशोषण का विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना, देखिए लास्ट है ये। एक वैज्ञानिक था पीटर माइकेल, क्या नाम था वैज्ञानिक का? पीटर माइकेल। इन्होंने 1968 में 1968 के अंदर बताया कि जो रेनाइनों का स्थानांतरण है, रेनाइनों का जो स्थानांतरण होने की प्रोसेस है वो कैसे होती है? बाहरी सतह जो अवरोधक झिल्ली है, बीच में क्या है? अवरोधक झिल्ली। इस अवरोधक झिल्ली के बाहरी सतह इधर है और आंतरिक सतह इधर है। इन दोनों सतह पर विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण ही इन रेनाइनों का स्थानांतरण होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना। अर्थात अवरोधक झिल्ली के दोनों ओर स्थित सतह, बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर जो उत्पन्न होने वाला विद्युत रासायनिक प्रवणता के कारण इन रेनाइनों का जो है स्थानांतरण हो जाता है। इसे विद्युत रासायनिक प्रवणता की संकल्पना कहते हैं। इसके अंदर एटीपेज एंजाइम होता है, वो अपनी भूमिका निभाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखनी है। एटीपेज एंजाइम जो है वो इसमें अपनी भूमिका जो है वो निभाता है। इसमें आप लास्ट में आपके चैप्टर में दो शब्द दे रखे हैं। एक तो मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है, एक तो था हाइड्रोपोनिक्स और एक था वर्मीकुलोपोनिक्स। ठीक है, इनके बारे में और दे रखा है। ये जल, इसमें पौधों को उगाने के लिए जल माध्यम काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो वर्मीकुलाइट जो है वो काम में ली जाती है, जो एक खनिज पदार्थ होता है। क्या होता है? खनिज पदार्थ होता है और पृथ्वी पर प्राकृतिक अवस्था में मिलता है। नेचुरल स्टेज जो है उसके अंदर मिलता है प्राकृतिक अवस्था में। इस वर्मीकुलाइट को अगर हम बात करें तो इसको स्पेशल भट्टियों के अंदर 2000 फ़ारेनहाइट पर अगर गर्म करते हैं तो जो पदार्थ प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम पौधे लगाते हैं तो वो अच्छे पौधे लगेंगे। क्योंकि वर्मीकुलाइट हल्के तो होते ही हैं, उनके साथ साथ इनमें जल अवशोषण की अधिक क्षमता होती है। किसकी बजाय? अन्य माध्यम के, जैसे मिट्टी है, रेत की हमने बात की थी, तो उनके अलावा इसमें क्या है? ज़्यादा क्षमता होती है। इस प्रकार की विधि को क्या कहा जाता है? वर्मीकुलोपोनिक्स कहा जाता है। तो ये भी आपके लास्ट में दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले करवा दिया, वहाँ से आप इनको एक बार पुनः पढ़ लेना, ठीक है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर जो है लेसन नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया है। साथ ही हमारा अब लास्ट इस यूनिट का चैप्टर है 9 नंबर, उसका नाम है एंजाइम। उसके बाद हमारी जो ये यूनिट है वो पूरी हो जाएगी।